हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 8 में पहुंच चुके हैं हम लोग। तो इस लेक्चर में स्पेशली हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन प्रॉब्लम्स, और चेन प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमें वर्क एनर्जी थ्योरम जरूर आना चाहिए। तो अगर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम और उसके पहले के जो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके उस सारे लेक्चर्स को देख लीजिए, ताकि हम लोग चेन प्रॉब्लम्स को खूब खूबसूरती के साथ हम लोग कर पाए। ये स्पेशली जो चेन प्रॉब्लम होता है ये टोटली बेस्ड ऑन किस पे है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे। और इसमें चेन के जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वर्क डन निकालना है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एनर्जी कंजर्वेशन, वो सारे प्रॉब्लम्स करने वाले, कुल मिला के चेन पे हम लोग आज रिसर्च करने वाले हैं। चेन में कैसे कैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं सारे का सोल्यूशन निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो चेन से तो एटलीस्ट आपका प्रॉब्लम नहीं छूटने वाला है, ये चेन प्रॉब्लम देखेंगे आपके दिल को चैन मिलेगा। ओके, सो गेट रेडी टू एक्सीलरेट योर लर्निंग विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ एक्साइटमेंट। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं चेन प्रॉब्लम्स। कोई स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है, जैसा हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला था रॉड के लिए, वैसे हम लोग चेन के लिए भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई सरफेस है और यहाँ पे ऐसे कोई चेन है, ऐसे ऐसे फंसा हुआ सरफेस के साथ ऐसे, और ये चेन जो है ना मेरे बाबू, लेंथ L का है और मास इसका M है। ये सरफेस के साथ इसको ऐसे ऐसे किल ठोक दिया गया है ऐसे, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और रेफरेंस हमारा ये वाला है, रेफरेंस ये है। तो रेफरेंस से क्या है मेरे बाबू, नीचे है ना, तो रेफरेंस से नीचे रहने पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा लिखते हैं हम लोग, नेगेटिव लिखते हैं, है ना। तो मैं बोल दूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चेन विल बी एम जी L/2 माइनस में L/2 पता चला ना, हमने किया है ना पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखते हैं जब भी ऐसा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग लिखते हैं एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास तो नीचे है, कहाँ पे, L/2 पे, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा माइनस में, अगर ऊपर रहता तो प्लस में। और आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है जी, एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है रियलिटी। लेकिन हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर जाता है छोटे लेंथ के लिए। तो हम लोग याद करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, नहीं रियलिटी क्या है जी, एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा किया हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी वाले लेक्चर में, आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने कहीं चेन का। ये हमारा क्या है, सेमी सर्कल है और इस पर चेन रखा हुआ है ऐसा। इस चेन का मास मेरा बाबू m है, और ये रेडियस जो है ना, इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, r है। इसका मतलब जैसे ही मैंने आपको रेडियस दिया तो आपको पता चल गया कि चेन का लेंथ कितना है जी। तो चेन का लेंथ है पाई r। टोटल लेंथ क्या होता है, 2 पाई r, पूरा सर्कल का, ये सेमी सर्कल पे तो चेन का लेंथ है पाई r। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे इस चेन का पोटेंशियल एनर्जी बताना है, और ये वाला हम लोग सरफेस को क्या ले रहे हैं, हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, ये सरफेस रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें जितने भी ये छोटे छोटे मास है ना, इनका हाइट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो हाइट चेंज हो रहा है ना, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट क्या तरीका है, मैंने बोला कि हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना है। अगर आप इस सेमी सर्कल का हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास जानते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी एम जी इंटू हाइट सेंटर ऑफ मास होगी। और मुझे पता है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होता है ना सेमी सर्कल का, ठीक है ना, वो क्या होता है 2r/पाई होता है, फ्रॉम दिस सेंटर इतने हाइट पे होता है, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगा इसका, और कितना 2r/पाई हाइट पे, ये वाला कितना होगा जी, 2r/पाई होगा। तो मैं लिख दूंगा कि मास ऑफ चेन इज m इंटू जी इंटू 2r/पाई। मुझे आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, यस होता है। लेकिन बात यह कि अगर आप 11th में पढ़ रहे हो तो आपको ये सेंटर ऑफ मास के वैल्यू नहीं पता होगा, और अगर आप 11th पास हो तो आपको पता होगा, आपका यहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली निकाल के दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे जब हमें सेंटर ऑफ मास पता नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। मैं क्या किया, एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इसका। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, ओके।
रेडियस आर, मास एम और पायर लेंथ है। चलिए ठीक है, चलिए मैं ऐसा करूँगा, एक छोटा सा मास जो है ना, ये छोटा सा मास अगर मान लो यहाँ पे आर ये थीटा पे जाके मैंने एक डी थीटा एलिमेंट लिया, ये वाला कितना एंगल है मेरा बाबू, ये छोटा सा एंगल कितना है, डी थीटा है, ये छोटा सा एंगल डी थीटा है। ओके, तो ये जो आएगा ना छोटा सा, ये छोटा सा एलिमेंट आएगा, ये इतना छोटा सा एलिमेंट होगा, इतना छोटा सा एलिमेंट होगा कि ये पॉइंट मास होगा। तो पॉइंट मास रखने से पॉइंट मास का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं हम लोग, तो एम जी एंड हाइट ऑफ पॉइंट मास, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट मास है ना मेरे बाबू, ये पॉइंट मास कितना होगा, डीएम होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना आप, इसका मास कितना होगा, डीएम मास होगा, ठीक है ना। तो हम डीएम निकाल सकते खूब आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं डीएम निकालने में, ठीक है ना। देखो इसका लेंथ कितना है बताइए, इसका लेंथ कितना होगा, तो आपको प्लेन एंगल आता है ना, देखो ये वाला एंगल डी थीटा है, ठीक है, और ये वाला लेंथ आर है, और यही वाला है ना, इसको मैं थोड़ा सा इसको जूम करके देख रहा हूँ, तो इसको मैं अगर जूम करके देखूंगा तो इतना बड़ा सा दिखेगा, मैं बड़ा नहीं ड्रॉ किया, बस जूम करके देख रहा हूँ। तो ये जो होगा ना लेंथ, ये क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ कहलाएगा, और यही लेंथ क्या है मेरा बाबू, डीएम का लेंथ है ना। तो इसको अगर मैं डीएल बोल दूँ तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन एंगल डी थीटा इज डीएल बाई आर, सो डीएल इज व्हाट, आर डी इंटू थीटा, ये आर डी थीटा आ गया, ठीक है ना। तो मैं देखो मैं निकाल सकता हूँ इस डीएल लेंथ का मास, देखो पूरे लेंथ का मास कितना है, एम है, तो डीएल लेंथ का मास कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा के निकाल लेंगे ना। तो पूरा लेंथ का मास देखो, एम इज मास ऑफ पूरा लेंथ, मतलब पायर लेंथ का मास कितना है मेरा बाबू, एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, एम बाई पायर होगा। तो डीएल लेंथ का मास मतलब बोलूँ तो आर डी थीटा है ना, आर डी थीटा लिख देता हूँ, आर डी थीटा लेंथ का मास कितना हो जाएगा, तो एम बाई पायर इंटू आर डी थीटा, आर ने आर को मार डाला तो मैं बोल दूंगा एम बाई पाई इंटू डी थीटा इज मास ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं कैसे, अब देखो इसका अगर मुझे हाइट पता चल, यही हाइट है ना, यही ना हाइट है, ठीक है ना। तो देखो ये वाला कितना है मेरे बाबू, आर है, ये लेंथ कितना है, ये रेडियस आर है, ये कितना होगा, आर कोस थीटा होगा, और ये वाला कितना होगा, आर साइन थीटा होगा ना, ये वाला लेंथ लिख सकते हैं आर साइन थीटा, और ये क्या होगा, आर कोस थीटा। हालांकि मेरे को इससे मतलब नहीं, मुझे तो क्या निकालना था, अच्छा देखो आर कोस थीटा आर साइन थीटा कैसे निकाला, कंपोनेंट मेथड से, ठीक है ना। तो देखो मेरे को इस डीएम मास का हाइट पता चल गया कितना, आर साइन थीटा, ठीक है। तो मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख दूंगा, ये पोटेंशियल एनर्जी भी छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं हम लोग डी यू से, ठीक है। तो डी यू जो आएगी ना मेरे बाबू, डी एम जी इंटू हाइट ऑफ दैट पॉइंट मास, एंड दिस हाइट इज व्हाट, आर साइन थीटा, ठीक है ना, आर साइन थीटा है। अब ऐसा करते हैं डीएम का भी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, देखो ये मैं मिटाना पड़ेगा मुझे, इसको लिख लो थोड़ा सा, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, लिख लीजिए इसको। हमें आंसर पता है, कितना आंसर है मेरे बाबू, एम जी इंटू टू आर बाई पाई, इतना ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं अब यहाँ लिखूँगा डी यू इक्वल्स टू डी एम जी इंटू आर साइन थीटा, दिस इज व्हाट, स्मॉल एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट, छोटा वाला एलिमेंट्री एनर्जी है इस एलिमेंट के लिए, छोटा सा एनर्जी है इस छोटे से एलिमेंट के लिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, अब डीएम का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डीएम क्या होगा, एम बाई पाई इंटू डी थीटा, और ये है गया जी आर साइन थीटा, जी आर साइन थीटा, ठीक है ना। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, तो एम बाई पाई जी इंटू आर इंटू साइन थीटा डी थीटा, और ये आ गया डी यू। ये छोटा सा एनर्जी है, और ये सारे छोटे छोटे एनर्जी के है ना, इस छोटे एलिमेंट का है, ठीक है ना। तो सारे एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐड कर दीजिए, ऐड करने का मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट को ऐड करने का मतलब क्या होता है, क्या है जी, इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको बताया है कि जो डी के साथ रहता है ना वही वेरी होता है, मतलब इसको इंटीग्रेट करना किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। मतलब हमें थीटा वेरी कराना है, देखो, और इसको इंटीग्रेट करना का मतलब ऐड करना, ऐड करने मतलब सारे एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी ऐड करना। तो दिस पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट, लेकिन हमारे पास तो एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक फैले हुए हैं, ठीक है ना। तो मतलब एलिमेंट इज वेरिंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, सो एंगल भी वेरी करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगा, ठीक है ना। तो जब ये एलिमेंट लोगे तो एंगल क्या होगा मेरा बाबू, 0 होगा, और जब ये एलिमेंट लोगे तो क्या होगा, 180 होगा, पाई होगा, मतलब 0 टू पाई तक अगर वेरी करा दिए, इसका मतलब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक का एलिमेंट का
कंसीडर कर लिया आपने एनर्जी में, ठीक है ना। तो आपको लिमिट लिखना चाहिए 0 टू पाई, बहुत सुंदर। अब आप लिख दीजिए m बाई पाई जी आर साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई। तो m, ये तो u हो गया, m बाई पाई जी आर, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो माइनस m बाई पाई जी इंटू आर, ये 0 टू पाई है, ओके। तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, बहुत ही सुंदर, माइनस m बाई पाई जी आर, -1 होगा ना कॉस पाई का वैल्यू, और -1, तो -1 तो हमारे तरफ -2 होता है, आपके तरफ भी होता है ना, मुझे पता है आपके तरफ क्या क्या चल रहा मुझे पता है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो हम लिख सकते m बाई पाई जी इंटू 2 इंटू आर, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, तो कैसे लिख देंगे, एम जी इंटू 2 आर बाई पाई। अब आप आंसर मैच करा दो, पोटेंशियल एनर्जीज एम जी इंटू 2 आर बाई पाई, ठीक है ना। इट इज़ व्हाट, 2 आर बाई पाई मैंने क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास का हाइट होता है। तो रियलिटी में अगर आपके पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है इस तरह का, तो पोटेंशियल एनर्जीज एम जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर आपको पता है, तो नहीं पता है तो हम निकाल सकते हैं। मैंने आपको ऐसा मेथड बताया, और इसलिए नहीं बताया कि आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखो, पोटेंशियल एनर्जी का आंसर हमारे पास पहले से था, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस कराया कि इस तरह का अगर एलिमेंट होगा, इस तरह का अगर ऑब्जेक्ट होगा, तो आप कैसे एलिमेंट लोगे और कैसे आप एंगल वेरी कराओगे, ठीक है ना। मेरा एक क्वेश्चन लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसका आंसर लिखिए और उसको बस समझिए। एक क्वेश्चन मैं इस तरह का चूज करता हूँ, वहाँ से बहुत सारा आप कॉन्सेप्ट सीखो। अगर आपके पास सेमी सर्कल होगा तो कैसे आप एलिमेंट लोगे, कैसे थीटा वेरी कराओगे, है ना। अच्छा मान लो इसी में लेता, मैं सिर्फ इतना ही लेता, इतना ही का पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालना रहता, सिर्फ मैं कैसा लेता जी, तो मैं लेता ऐसा, इस टाइप का, मतलब चेन यहाँ पे रहता है ऐसे, तो सब कुछ वही रहता, बस थीटा क्या वेरी कराता आप, सिर्फ थीटा क्या वेरी कराते आप, 0 टू 90 कर देते, तो 0 टू 90 कर देते, फिर से आपका आता आंसर, ठीक है ना। इसका मास मान लो m डैश है, तो मैं बता दूँ कितना आंसर आता है, m डैश इंटू जी इंटू 2 आर बाई पाई आता फिर से आंसर, क्योंकि इसका भी सेंटर ऑफ मास उतने ही हाइट पे होगा। देखो ना, ये सिमेट्रिकल है ना, ये तो सिमेट्रिकल है ना, ठीक है ना। देखो इसका, ये इसका हाइट जितना पे होगा, इसका भी हाइट उतना ही पे होगा सेंटर ऑफ मास का, तो ये तो सिमेट्रिकल, इसका सेंटर ऑफ मास देखिए चाहे सिर्फ इसका देखिए, सेंटर ऑफ मास का हाइट उतना ही पे होगा, ठीक है ना। तो अगर सिर्फ आप इसका निकालते तो उसका भी क्या होगा, यही होगा, बस इसका मास आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। बात है समझ ना। तो कहने मतलब इस तरह से हम लोग एलिमेंट लेते हैं। चलिए अब हम लोग करेंगे चेन से रिलेटेड वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ चेन का। लिख लीजिए आप इसको अच्छे से। तो देखिए मैंने 2 चेन का क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक टेबल है, टेबल पे ये चेन रखा हुआ, लेंथ L का, मास M का, और देखो ये स्मूथ है, ठीक है ना। अब सोचो अगर मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा इतू से अगर थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूंगा ना, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दूंगा, और इधर तरफ थोड़ा भी अगर मैंने इधर तरफ लटका दिया, इसको लटक गया इधर तरफ, तो ये जो मास, इसका मास होगा ना इधर तरफ लगने लगेगा, ठीक है ना। जब इधर लगने लगेगा mg, ठीक है ना, mg लगने लगेगा, तो ये तो स्मूथ है, अपोजिट में तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, लगेगा। अब ये छोटा सा यही पार्ट अगर आ गया यहाँ पे, mg नीचे लगने लगा और इधर कोई अपोज करने वाला नहीं है, इसका मतलब चेन जो है ना, ये जो चेन है बहुत ही आराम से गिरेगा, है कि नहीं। थोड़ा सा स्लाइड जर्क दोगे आप, स्लाइड जर्क छोटा सा दोगे तो ऐसे मस्त गिरेगा, आपको देखने में मजा आएगा। ऐसे होगा, ऐसे गिरेगा, है ना। जब गिरेगा तो इसका स्पीड फास्ट होता जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फाइंड स्पीड व्हेन चेन बिकम्स वर्टिकल। ये पूरा का पूरा अगर ऐसे गिर गया तो इसकी स्पीड क्या है, क्योंकि स्पीड बढ़ते जा रही है इसकी, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैं स्टेट 1 ले लूँगा, पहला सिचुएशन, और एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ कि जब चेन क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। तो जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो ऐसा होगा, चेन दिखेगा आपको, ये पूरा का पूरा लेंथ क्या हो गया, नीचे आ गया, है ना, लेंथ L, मास M, ठीक है ना। तो चलिए क्या करूँगा मैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, बस और कुछ नहीं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है मेरे बाबू, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि m1 क्या निकालना है,
कि M2 माइनस M1 इक्वल्स टू वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आप सबसे पहले बताइए कि इसमें कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है? ग्रेविटी ही तो लग रहा है। तो ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसमें फ्रिक्शन कहीं है ही नहीं, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। इसका मतलब कि M1 इक्वल्स टू क्या होगा? M2 होगा। वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? 0 है। इसका मतलब एनर्जी क्या है? कंजर्व है। मतलब इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी हम लोग कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनिशियली चेन ऐसे है और जिस पोजीशन में है इसी पोजीशन को आप बोल दीजिए कि दिस इज द रेफरेंस फॉर यूजी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस लाइन को हम लोग क्या ले लेंगे? रेफरेंस ले लेंगे। आपने अगर वर्क एनर्जी थ्योरम वाला लेक्चर देखा है तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि हम लोग को रेफरेंस लेना पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं तो लिखूंगा इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो बताइए रेफरेंस पे ही चेन रखा है ना, तो रेफरेंस पे चेन, देखो मैकेनिकल एनर्जी लिखने का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल लिखना, ठीक है ना। तो काइनेटिक क्या है? इसकी वेलोसिटी तो 0 है ना, तो 0 लिख दिया। पोटेंशियल कितनी है? ये रेफरेंस पे ही रखा है ना, तो रेफरेंस पे पोटेंशियल क्या होती है मेरे बाबू? 0 होती है, तो 0 हो गया, ठीक है ना। 0 होती है तो 0 हो गया, ओके। इक्वल्स टू M2 फाइनल एनर्जी, ठीक है ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, आप मान लीजिए कि ये जो गिर रहा है ना, जब फाइनली वर्टिकल हो गया तो वेलोसिटी v इसने अचीव कर लिया। जब v अचीव कर लिया इसका मतलब पूरा चेन का वेलोसिटी क्या है? v है, ठीक है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हाफ mv², क्योंकि चेन का मास m है। बढ़िया, अच्छा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो इसी को मैंने रेफरेंस लिया ना, तो रेफरेंस से ये नीचे है। अभी पहला ही क्वेश्चन मैंने कराया था कि चेन का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, जब रेफरेंस से नीचे रहेगा तो मैं लिख दूंगा माइनस mgL/2 कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा माइनस, नीचे है ना इसलिए माइनस mgL/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अपना क्या निकल जाएगा? v निकल गया, मास और मास कैंसिल हो गया, mm कैंसिल हो गया, और ये 2 और 2 भी कैंसिल आ गया, तो v कितना है मेरे बाबू? √gl आ गया, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √gl हो जाएगी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी लटका, मतलब शुरू में क्या था? टोटल एनर्जी 0 थी, काइनेटिक भी 0 थी, पोटेंशियल भी 0 थी, जो भी एनर्जी आई फाइनल एनर्जी आई, ठीक है ना, ओके। अब देखिए, अब हम लोग इसका कर रहे अगर हम लोग, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें शुरू में क्या है? शुरू में काइनेटिक तो 0 है क्योंकि रेस्ट पे है, लेकिन शुरू में पोटेंशियल है, थोड़ा सा नीचे भी तो है ना, इसमें थोड़ा भी नीचे नहीं था, ठीक है। तो मैं इसमें भी मैं बोल सकता हूँ कि इसमें भी कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि स्मूथ है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा मेरे बाबू? कंजर्व होगा, ठीक है ना। आप कर सकते हैं, आप ट्राई करो ना एक बार, चेन प्रॉब्लम करो, चेन मिलेगा दिल को, है ना। दिल को क्या मिलेगा? चेन मिलेगा, चेन प्रॉब्लम करने से। बेसिकली मैं चेन प्रॉब्लम इसीलिए करा रहा हूँ कि हम सभी को चेन मिले, ठीक है ना। चेन मतलब कौन सा चेन? वो चेन पहनने वाला नहीं, चेन कौन सा जी? वो दिल का सुकून मिला है ना, दिल का चैन मिला है ना। ऐसा कोई गाना है ना, वो गाना है ना कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तब जाके आया मुझे कुछ है ना, बेचैन दिल का करार, है ना, तब जाके आया मेरे बेचैन दिल का करार, टिंग 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 टिंग। ऐसा आपने गाना सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा तो आज सुन लेना, ठीक है ना। अच्छा गाना है, बढ़िया, ओके। तो हम लोग ऐसा करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल लिखते हो, फिर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बताइए। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी लिखने का मतलब कि काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल, K1 प्लस U1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे मेरे बाबू? K2 प्लस U2। तो K1 क्या है? 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, ओके। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इस पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी, इस पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इस पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इस पार्ट का मास इंटू जी इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है? ये 6 मीटर है तो कितना नीचे होगा मेरे बाबू? 3 मीटर नीचे होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसका मास निकालना पड़ेगा। इसका मास कैसे निकालेंगे? तो टोटल मास मुझे पता है ना कितना है, 16 है। तो देखो निकाल लेते हैं, टोटल मास अगर निकालना है तो, ठीक है, कितना होगा बताइए। तो हम लोग कह देखें कि 16/8 मीटर का मास जो है 16 है, 16 kg। तो यूनिट का कितना होगा? तो 16/8 हो जाएगा। यूनिट मास का इंटू क्या कर देंगे? 6 कर देंगे, तो कितना हो गया? ये 12 kg हो गया, है ना। तो कैसे निकाला? 8 मीटर है ना टोटल चेन का मास, तो 8 मीटर में 16 kg है, तो 1 मीटर में क्या होगा? 16/8 हो जाएगा। तो 6 मीटर में कितना होगा? 16/8 इंटू 6 इक्वल्स टू क्या हो गया? 12 kg हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना, जस्ट मैंने बताया आपको 12 kg है। तो मैं लिख दूंगा क्या? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी बताइए? -12 इंटू जी इंटू 3 हो जाएगी,
12 इंटू 10 इंटू 3, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नीचे है, ठीक है ना, नीचे तो देखो, ठीक है। ओके, अब आइए पोटेंशियल काइनेटिक लिखते हैं फाइनल। तो फाइनली चेन कैसा हो गया मेरे बाबू, तो पूरा का पूरा नीचे गिर चुका है और चेन का पोजीशन ऐसा हो चुका है। क्वेश्चन तो वही है ना, क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन वही है कि फाइंड स्पीड व्हेन चेन बिकम्स वर्टिकल, तो पूरा चेन ऐसे हो गया। अब ये चेन जो है ना v वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो मैं लिख दूंगा इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाफ mv²। तो m इज वॉट 16 इंटू v², बढ़िया। और पोटेंशियल एनर्जी मेरा बाबू कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इस बार होगा, पूरा का पूरा चेन नीचे आ चुका है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना है 8 मीटर है, मतलब सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है जी 4 मीटर नीचे है। और पूरा का मास आ गया ना, पूरा मास आ गया ना, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा माइनस, और मास है 16 इंटू 10 इंटू 4, 16 इंटू 10 इंटू 4, 16 इंटू 10 इंटू 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ गया मेरा बाबू, ये आ गया -360, ठीक है ना, इक्वल्स टू ये आ गया 8v² माइनस 640, है ना, 640, 16 इंटू 4 64 इंटू 10 640, सो 8v² इक्वल्स टू 640 माइनस 360 08, और यहाँ पे जब 5 माइनस 3 2 हुआ, 8v² हुआ, सो v² इज 280/8, तो ये कितना हो गया 324, यहाँ 440 हुआ ना, तो 8 इंटू 5 40, ओके। सो 35, v² कितना आ गया मेरा बाबू 35 आ गया, मतलब वेलोसिटी कितनी आ गई √35 मीटर पर सेकंड आ गई। इस तरह से हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। बस चेन प्रॉब्लम है, अगर टेबल पे फ्रिक्शन विक्शन नहीं है तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना है। जस्ट मैंने आपको क्या सिखाया कि चेन पूरा नीचे आ जाएगा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट्स ऑल। छोटा सा पार्ट रहेगा तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स ऑल, ठीक है ना। यही सारा चीज़ हम लोग को करना है। अगर इसमें फ्रिक्शन आ जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, m2 = m1 नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं, m2 - m1 = वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स निकालते। मतलब वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमें अब सीखना है कि वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे चेन प्रॉब्लम में। लेकिन इसको सीखने से पहले एक और प्रॉब्लम कराऊंगा वेलोसिटी रिलेटेड, ठीक है ना। लिखिए इसको। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो खूब आराम से। देखो यहाँ पे क्या है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, मैं क्या करूँगा, देखो अभी तो ये बैलेंस होगा। ये जो सरफेस है ना मेरा बाबू, ये जो सरफेस है ये स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है। तो ऐसे इस चेन को अगर इसमें हम ऐसे रखते तो रह जाएगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से क्या होगा, बैलेंस होगा, ठीक है ना। ओके, लेकिन वही काम किया, यहाँ पे थोड़ा सा शरारत कर दिया, ऐसे पकड़ा किटिक, ऐसे किटिक ऐसे कर दिया। जैसे ही थोड़ा सा इधर कर दोगे ना तो इधर की तरफ ज़्यादा मास होगा, इधर कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होगा तो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा, मस्त हो जाएगा। ऐसे होगा, है ना। तो चेन क्या होगा जी, पूरा का पूरा एकदम वर्टिकल हो जाएगा, है ना। तो बोला जब चेन वर्टिकल हो जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, बस कुछ नहीं करना है। अब बताओ इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स है, नहीं है, तो एनर्जी क्या करना है, हमें कंजर्व करना है। ये स्टेट 1 है, शुरू का स्टेट है। और फाइनली इस चेन को कैसा होना है, तो फाइनली चेन ऐसा हो जाएगा मेरा बाबू, नसीबा भी क्या रंग लाया, ये है ना। लेंथ L नहीं है, रेडियस में दिया है, इसका मतलब लेंथ इसका क्या होगा, π/r होगा, है ना। और मास इसका m है। चलो आप ऐसा करिए, इस लाइन को आप ले लीजिए रेफरेंस फॉर व्हाट, UG, मतलब इसको हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। रेफरेंस आपको लेना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पोजीशन। और आप कहीं भी रेफरेंस ले सकते हैं, कहीं भी लोगे, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ओके, बढ़िया। चलिए देखिए, m1 = मैं क्या करूँगा, m1 = m2 करूँगा, ठीक है ना। तो बोलिए m1 = m2, है ना। तो हमें क्या लिखना है, k1 + u1 k2 + u2। काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि इनिशियली क्या है, ये रेस्ट पे है चेन। ओके, इस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने अभी निकाला था इसका m × g × हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों, 2r/π होगा, ठीक है ना। ओके, 2r/π, वाह वाह, 2r/π।
इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल लिखनी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो मान लो ये चेन जो है ना जब ऐसे हो गया बेचारा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। सारे पॉइंट की वेलोसिटी v होगी, है ना। तो पूरा चेन का काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम लोग तो क्या लिख देंगे, हाफ मास ऑफ चेन इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखिए। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो यही है, तो क्या लिखोगे जी, m इंटू जी इंटू हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, तो मैं लिख दूंगा माइनस एम जी। हाइट ऑफ सेंटर मास कितना है जी, तो टोटल हाइट कितना है, पाई आर है, तो सेंटर मास का हाइट कितना होगा, पाई आर बाई टू। पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू लिख दिया, ठीक है ना। अब आप सॉल्व कर लीजिए कृपया करके। एम जी इंटू टू आर बाई पाई इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम जी इंटू पाई आर बाई टू। एम खत्म, ठीक है, तो टू आर बाई पाई। इतनी वेलोसिटी आएगी। हालांकि आप आंसर मत जाओ, इतना आंसर गंदा आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपको डेटा देता सुंदर सुंदर तो आपका आंसर भी सुंदर सुंदर आता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कराने का मेरा कुछ मोटिव है, ठीक है ना। आप आर वगैरह लेके करेंगे तो आपको अगर मैं एक्चुअली होता है क्या ना, अपना साइकोलॉजिकल बात होता है। साइकोलॉजिकल बात ये होता है कि अगर मैं रेडियस का कुछ वैल्यू दे दिया, 5 मीटर दे दिया, मास कुछ दे दिया, तो ऐसा लगता है कि हमने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किया। अब आपको क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा ना कुछ और अलग डेटा से, तो आपको लगेगा हमने ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं है। लेकिन रेडियस आर लेने का फ़ायदा क्या है, हमें लगता है अच्छा हाँ ऐसा किया था, रेडियस आर लिया था, इसमें आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 मीटर दूँ और 5 मीटर दूंगा तो साइकोलॉजिकल बात होती है, अच्छा 10 मीटर वाला किया था, 5 वाला नहीं किया है। लेकिन आर वाला करूँगा तो आपको दूंगा, बोलो हाँ ऐसा क्वेश्चन किया है। तो एक्चुअली क्या है कि आप यही सारे क्वेश्चंस लगाते रहिए। डायरेक्ट एग्जाम में तो यही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, हर साल आएंगे, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए इसको। तो क्वेश्चन है क्या, फाइंड आउट मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड ऑन द टॉप सो दैट चेन रिमेन्स एट रेस्ट। अच्छा आप बताओ, लेंथ है एल, मास एम चेन का, क्या यहाँ पे चेन रेस्ट पे रह सकता है। अभी हमने क्वेश्चन किया ना, जब पूरा का पूरा चेन इस पे था तभी रेस्ट पे था, थोड़ा सा भी नीचे कर दिया था तो सर करके नीचे गिर गया था और हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला था, और मतलब वेलोसिटी निकाला था जब ये चेन क्या हो गया था, वर्टिकल हो गया था, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या बोला कि कितना उस पर रखे ताकि ये इस टेबल पे, मान लीजिए टेबल है तो टेबल पे मिनिमम लेंथ कितना रखे ताकि चेन रेस्ट पे रहे। तो डेफिनेटली इस कंडीशन तो रेस्ट पे रहेगा ही नहीं, क्वेश्चन ही गलत है। डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे फ्रिक्शन हमें देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने बोला है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो अब चांसेस है कि रहेगा। पहले क्या था, स्मूथ था, तो स्मूथ होने से इधर की तरफ थोड़ा भी लेंथ रहेगा ना, थोड़ा भी मास रहेगा ना, तो पूरा नीचे लेके आ जाएगा, क्योंकि इधर तरफ अपोज करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं रहेगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्रिक्शन डाल दिया, तो फ्रिक्शन डाल दिया तो थोड़ा सा उधर खींचेगा वो, ठीक है ना। अब सोचो ये मिनिमम लेंथ पूछ रहा है कि यहाँ पे मिनिमम लेंथ क्या होना चाहिए ताकि इसको गिरने से रोके, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पे रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे में जितना चेन है ना, इस पर जितना फोर्स लग रहा है mg, उतना ही फोर्स फ्रिक्शन लगाते हैं इधर की तरफ, तो बैलेंस हो जाएगा। मतलब फ्रिक्शन ही है जो इस लेंथ को रोक के रखेगा, है कि नहीं, फ्रिक्शन ही है जो इस लेंथ को रोक के रखेगा, ठीक है। तो कहने मतलब कि फ्रिक्शन तो क्या होता है मेरे बाबू, फ्रिक्शन तो क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है ना फ्रिक्शन तो, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, म्यू इंटू एन लगेगा। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, mg होगा। यहाँ पे चेन ऐसे रखा हुआ, मान लो उसका मास m है, इस पार्ट का मास कुछ है, अगर मान लो m डैश है, ठीक है, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, म्यू इंटू m डैश जी। अब देखो ये m डैश जो है ना उतना ही ज़्यादा होगा जिससे जितना ज़्यादा लेंथ होगा, है कि नहीं। ज़्यादा लंबाई का चेन यहाँ पर ज़्यादा खींच दोगे तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और m ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा। तो बोला कि ज़्यादा नहीं करना, बस मिनिमम लेंथ कितना चाहिए, मतलब उतना ही मास रखना जो मास के कोरस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शन आएगा वो इस mg को बैलेंस कर ले, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा जो मिनिमम लेंथ जो आया ना वो x आया। मैंने बोला कि x इज़ मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड फॉर इट्स इक्विलिब्रियम, ओके। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ तो ये अगर ये x हो गया तो ये वाला लेंथ कितना होगा मेरा बाबू, l माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। ये लेंथ जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक l माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस चेन का मास कितना होगा, इस पार्ट का मास कितना होगा, निकाल सकते हैं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, तो L लेंथ का मास m है, यूनिटरी मेथड से, है ना। तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m बाई एल होगा। तो L माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है ना। दिस इज व्हाट मास ऑफ दिस चेन। तो यहाँ पे डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा होगा ना, यहाँ पे जो इधर तरफ फोर्स लग रहा होगा
यहाँ पे जो ये फोर्स F लग रहा होगा वो F जो होगा ना mg के बराबर होगा, इसका मास तो ये आया, मतलब यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा m/l l माइनस एक्स इंटू जी लग रहा होगा, ठीक है ना। अब यही फोर्स को बैलेंस करना फ्रिक्शन को, तो इसका मास कितना होगा, तो सिमिलरली हमने बोला कि m/l इंटू एक्स इज वॉट मास ऑफ दिस वन, यूनिट लेंथ का मास कितना है m/l, तो x लेंथ का मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे x रखते तो यहाँ पे x आता तो m/l इंटू एक्स हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मास तो मतलब m डैश आ गया हमारा m/l इंटू एक्स, तो फ्रिक्शन हम निकाल सकते हो क्या होगा म्यू इंटू m/l इंटू एक्स इंटू जी, म्यू mg, ये पूरा m है इंटू जी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन कम से कम इतना लगना चाहिए, है ना। फ्रिक्शन जो है कम से कम इतना लगना चाहिए, मतलब इसके इक्विलिब्रियम के लिए टू प्रिवेंट द चेन फ्रॉम इट्स मोशन, ये जो लेंथ होगा ना, ये जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगना चाहिए वो कम से कम इस फोर्स के इतना लगना चाहिए, या फिर ये फ्रिक्शन जो होना चाहिए इस फोर्स से बड़ा होना चाहिए। हम लोग कह सकते हैं टू प्रिवेंट इट्स मोशन दिस फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल F। समझ में आई बात, ठीक है ना। ये जो फोर्स है इससे बड़ा होना चाहिए या फिर उसके इक्वल तो होना ही चाहिए रोकने के लिए, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया कि मोशन को रोकने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, तो मैंने लिख दिया क्या म्यू इंटू m/l एक्स जी ग्रेटर देन और इक्वल टू m/l l माइनस एक्स इंटू जी। और यहाँ पे वैल्यू आप निकाल लीजिए, m/l कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, वावा म्यू एक्स बचा ग्रेटर देन इक्वल टू l माइनस एक्स बचा, तो म्यू एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू l, तो x म्यू प्लस 1, मतलब इस चेन को रोकने के लिए x का वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। इससे बड़ा होना चाहिए या फिर इससे बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो ये 10 मीटर है, सपोज आप मान लो ये 10 मीटर की वैल्यू है, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 मीटर से बड़ा होना चाहिए या फिर 10 के बराबर होना चाहिए। तो x कहाँ पे लाई कर रहा है, 10 से बड़ा या फिर 10, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हुआ 10 हुआ। इसका मतलब कि x मिनिमम क्या हम लोग लिख सकते हैं मेरे बाबू, l/μ प्लस 1, मतलब मिनिमम लेंथ जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे इस चेन को गिरने से रोकने के लिए कितना है, l/1 प्लस म्यू कह सकते हैं या फिर l/μ प्लस 1 कह सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें और भी क्वेश्चन क्या एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको स्लाइट जर्क किया, स्लाइट जर्क, हम लोग जर्क वाला क्वेश्चन 2-3 कर लिए, ठीक है ना। स्लाइट जर्क का मतलब क्या, देखो अभी इस लेंथ पे ना ये x जो है ना l/1 प्लस b पे बैलेंस्ड है, तो ये बैलेंस्ड है, तो थोड़ा सा भी आप इधर की तरफ खींचोगे ना, थोड़ा सा भी इधर खींचोगे तो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया, क्योंकि इतने ही लेंथ के लिए बैलेंस्ड है। थोड़ा सा भी आप इधर खींचोगे तो अनबैलेंस्ड हो गया। जब ये अनबैलेंस्ड होगा तो फिर से वही कहानी चेंज हो गया, गिर जाएगा, है कि नहीं, खूब आराम से गिरेगा। तो सोचो जब चेन गिर रहा होगा तो क्या फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, फ्रिक्शन तो लग रहा होगा। फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा मेरे बाबू, इधर की तरफ लग रहा होगा फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हेन चेन बिकम्स वर्टिकल, ठीक है ना। मतलब जब चेन वर्टिकल हो गया, गिर रहा है ना, तो फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, और फ्रिक्शन डेफिनेटली नेगेटिव वर्क किया कि पॉजिटिव वर्क किया, बताइए। मैंने बोला था कि अगर हम बाधा उत्पन्न करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में, वो बेचारा ऑब्जेक्ट जाना चाहता है, मैं बाधा उत्पन्न कर रहा हूँ, तो हम वर्क कैसा कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसको सपोर्ट करें तो पॉजिटिव वर्क करें, तो डेफिनेटली हम फ्रिक्शन जाने नहीं दे रहा, बेचारा बाधा उत्पन्न कर रहा है चेन को जाने से, है कि नहीं। तो वर्क कैसा कर रहा है फ्रिक्शन मेरा बाबू, नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोगों को लॉजिक लगाना पड़ेगा, आप इसको पहले लिखिए, उसके बाद मैं मिटाऊंगा इसको। तो चलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लाइड जर्क किया गया, अब जर्क किया गया तो ये क्या होगा, नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो देखो फ्रिक्शन तो अभी हमने निकाला था, उसमें फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो म्यू इंटू m/l x इंटू जी लग रहा है, मतलब x लेंथ यहाँ पे है तो फ्रिक्शन उतना लगेगा। अब जब नीचे गिरेगा तो एक बात तो क्लियर है कि नहीं, एक बात तो क्लियर है, क्या क्लियर है जी, नीचे गिरेगा तो ये लेंथ क्या होगा, चेंज होगा, ये लेंथ चेंज होगा। लेंथ चेंज होने का मतलब क्या, फ्रिक्शन चेंज हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। अब हमें वर्क डन किसके कारण निकालना है जी, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है, मतलब जिस फोर्स के कारण हम वर्क डन निकालना चाहते हैं वो फोर्स क्या है, वेरिएबल फोर्स है, ठीक है ना। और जब वेरिएबल फोर्स रहता है तो हमें तो थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए मैं लगाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो मैं क्या करूँगा इसमें ना, इसका तो कोएफिशिएंट म्यू था ना, ठीक है, चलो
खैर ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया कि ये जो लेंथ है ना, जब ये नीचे गिरेगा ना, थोड़ा सा अगर नीचे गिरता है ये, ठीक है, तो इसका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने एक्स लेंथ ले रखा है। मैं ऐसा करता हूँ कि एक छोटे सा एलिमेंट पे मैं वर्क डन निकालूंगा बाई फ्रिक्शन, छोटा सा एलिमेंट पे छोटा सा एलिमेंट पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालूंगा, ठीक है ना। अब छोटा सा एलिमेंट अगर लूँगा ना, छोटा सा एलिमेंट अगर लेता हूँ मैं यहाँ से एक्स पे जाके डी एक्स, ठीक है, तो इस एलिमेंट पे, ये छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ dx है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। बस ये अलग अलग एलिमेंट है। अगर ये वाला एलिमेंट है तो इसको 0 डिस्प्लेसमेंट होना होगा, ये एलिमेंट है तो इसको x डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसको ये पूरा लेंथ का डिस्प्लेसमेंट होना होगा, और वो लेंथ कितना है जी, L/1 + है। कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला कि हमने x पे जाकर dx एलिमेंट ले लिया, और dx पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा तो हम लिख सकते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दिस dx एलिमेंट क्या होगा, μm/L × dx × g। जितना लेंथ x लेंथ है तो x मल्टीप्लाई किया, तो dx है तो dx मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब इस एलिमेंट को कितना डिस्प्लेसमेंट होना है, x डिस्प्लेसमेंट होना है, तो मैं वर्क डन लिखूंगा, अब dw लिखूंगा, ठीक है ना। देखो क्योंकि फ्रिक्शन कारण वर्क डन निकाला तो मैं निगेटिव लिखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं लिख दूंगा -m/L dx × g, दिस इज फोर्स, इंटू वॉट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना करना है इसको, x डिस्प्लेसमेंट करना है। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अब, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से लिख दो, μm/L gx × dx माइनस में है, ठीक है, इंटीग्रेशन वहाँ पे लगा दिया। अब बात यह है कि x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा। देखो ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। जब ये एलिमेंट, आप इस एलिमेंट पे वर्क डन निकालोगे ना, एकदम लास्ट वाले एलिमेंट पे, तो इस पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसकी डिस्प्लेसमेंट ही कुछ नहीं होगा, 0 डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। लेकिन इस एलिमेंट पे निकालोगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरे बाबू, x होगा, और इस एलिमेंट पे निकालोगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इस एलिमेंट पे फोर्स तो इतना ही होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इतना होगा। क्लियर है कि नहीं, इतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ठीक है ना। मतलब हमें x जो होगा वैरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से L/1 + μ तक, 0 से ये पूरा लेंथ तक, है कि नहीं, क्योंकि एलिमेंट तो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, तो मैं लिमिट लगा दूंगा यहाँ पे क्या, 0 to L/1 + μ। ओके, ऐसे लगा दूंगा। अब हमारा काम हो गया, μm/L gx² 2 0 L/1 + μ हो गया। ओके, तो लिख दो, अब तो हो गया काम अपना, -μm/L g एंड यहाँ पे हो गया L/1 + μ स्क्वायर, माइनस कर 0 करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। और नीचे में एक 2 है कि नहीं, एक 2 है नीचे में, ठीक है। खैर, तो L और L कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो हमारे पास वर्क डन बाई जो फ्रिक्शन आया ना मेरे बाबू, -μm g L/2 1 + μ का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट वर्क डन बाई फ्रिक्शन। ये आ गया वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ठीक है ना। लेकिन एक बात आपको थोड़ा सा खटक रही होगी कि ना, खटक रही है ना। देखो मैंने आपको शुरू में बताया कि वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स जो लिखते हैं ना, वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं F.ds लिखते हैं, ठीक है ना, F.ds लिखते हैं। मतलब वर्क डन क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू cos थीटा लिखते हैं, ठीक है ना। और इस केस में हमें लिखना चाहिए F/dx cos थीटा, ये लिखना चाहिए, है ना। लेकिन देखो हमने बोला था कि आप फोर्स लिखो और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दो, फोर्स लिखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दो। मैंने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा फोर्स लिखा और डिस्प्लेसमेंट दे दिया x, थोड़ा उल्टा किया है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। अब मैं पुराना वाला काम करने जा रहा हूँ जो आपको मैंने सिखाया है पहले से, वो काम, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, क्या करेंगे हम, तो देखिए मैं क्या लिखूँगा, dw। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे और dx डिस्प्लेसमेंट देंगे। मतलब x लेंथ पे हम लोग कितना, x लेंथ का चेन होगा और उसको डिस्प्लेसमेंट कितना देंगे, dx देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा मैं मिटा दूँ, कोई लम्हा मेरा, x पे जाके dx, बात वही है, सब कुछ वही दिखेगा, जस्ट सोचूंगा मैं अलग, ठीक है ना। आपको भी सोचना है अलग, जैसा मैं सोचूंगा वैसे ही आपको सोचना है ना।
अलग का मतलब ये हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो मैं क्या करूँगा कि ये जो एलिमेंट है ना मेरा बाबू, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में मैं क्या निकालूंगा, फ्रिक्शनल फोर्स निकालूंगा, ठीक है ना। अब इस पे फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ना वो तुम लोग निकाल चुके हैं, वो होगा म्यू एम बाई एल एक्स इंटू जी होगा, ठीक है ना। और मुझे पता है ये जो फोर्स है ना एक्स के साथ ही वेरी कर रहा है, ठीक है ना। अब ये जो है एलिमेंट एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो सोचो आप ज़्यादा एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दोगे तो फोर्स बहुत ज़्यादा वेरी कर जाएगा। हमें तो एलिमेंट्री वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। डी एक्स डिस्प्लेसमेंट देंगे, क्यों, क्योंकि डी एक्स डिस्प्लेसमेंट देने से इस फोर्स में कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो उस डी एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को हम कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, और हालांकि हमें पता है कि एफ इंटू डी एक्स और इंटू कोस्टीटा लिखेंगे, तो मुझे पता है कि फोर्स तो किधर लगेगा, इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, ठीक है ना। तो वो तो नेगेटिव होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा पता है क्या, म्यू एम बाई एल एक्स इंटू जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना, डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट डी एक्स लिख दिया, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो तो दोनों इक्वेशन क्या दिखेगा आपको, सेम ही दिखेगा। इसमें भी मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा, देखो तो म्यू एम बाई एल एक्स डी एक्स जी है, म्यू एम बाई एल एक्स डी एक्स जी है, सेम ही है। लेकिन सोचा अलग, इसमें क्या किया था, छोटा सा एलिमेंट को एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया था, इसमें क्या किया, बड़ा सा एलिमेंट लिया और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, जो हम पहले जानते थे। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं बता देता हूँ ताकि आपको किसी विवाद का, है ना, डाउट ना रहे कि साला ये मास्टर ऐसे क्यों नहीं किया, है ना। खैर आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हम लोग को ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको ये समझ में आ गया है और आप नीट का तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपका काम हो चुका है, कोई टेंशन नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप समझ सकते हो तो कोई टेंशन नहीं, आप समझदार हो, ठीक है ना। लेकिन बिना मतलब का हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया, तो आप यहाँ पर लीव कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा, वर्क डन आ जाएगा यहाँ पे कितना, तो म्यू एम बाई एल जी एक्स डी एक्स नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिट में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे x डी एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, डिस्प्लेसमेंट कितना देना है, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट देना है, ठीक है ना। तो देखिए एलिमेंट तो हमारा हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन हमने एलिमेंट नहीं लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमने एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट दिया, हमने एलिमेंट नहीं लिया। हमने एलिमेंट कितना लेंथ का लिया, x लेंथ का लिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाला एलिमेंट होगा ना तो इसको कितना डिस्प्लेसमेंट होना है। देखो हम लोग यहाँ पे लोअर लिमिट में हम लोग क्या लिखते हैं, लोअर लिमिट में क्या लिखते हैं, इनिशियल पोजीशन, और अपर लिमिट में क्या लिखते हैं जी, फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। तो देखो इनिशियली चेन तो ऐसे ही है, तो चेन ऐसे ही है, इसका मतलब हमें तो ये टोटल लेंथ लिखना चाहिए। और फाइनली चेन कैसे हो जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या होगा, वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, मतलब मेन कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, इनिशियल फाइनल, लोअर लिमिट में इनिशियल पोजीशन और अपर लिमिट में फाइनल पोजीशन। इसमें हमने क्या लिखा था, इनिशियल क्या था, हमने एलिमेंट लिया था, ठीक है ना। तो एलिमेंट को मैंने एक्स डिस्प्लेस दिया था, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट होगा जीरो डिस्प्लेस होगा, और ये एलिमेंट क्या होगा, है ना, इतना डिस्प्लेस होगा। आई बात समझ ना, क्योंकि पहले डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, इसका होगा ना, छोटे से चेन का होगा ना, इसलिए मैंने जीरो लिखा। पहले तो इसका डिस्प्लेसमेंट होना है, इसलिए पहले लिखा। पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमने क्या लिया है, यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया है ना, तो शुरू में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा, इसलिए मैंने जीरो लिखा। लास्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना होना है जी, लास्ट वाले एलिमेंट का इतना होना है, एल बाई वन प्लस में। वैसे ही मुझे लिखना है यहाँ पे कि हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट कितना देना है, डी एक्स देना है, ठीक है ना। तो अभी शुरू में क्या है, शुरू में क्या पोजीशन है जी एक्स का, एल बाई वन प्लस म्यू है, तो मैंने लिख दिया एल बाई वन प्लस म्यू लिख दिया, और बाद में क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। जब एक्स अभी कितना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, जब पूरा पूरा चेन नीचे आ जाएगा तो कितना दिख रहा होगा, जीरो दिख रहा होगा। सिंपल कर दिया यहाँ पे। अब निकालो आप, W इक्वल्स टू माइनस म्यू एम बाई एल जी एक्स स्क्वायर बाई टू एल बाई वन प्लस म्यू ज़ीरो, ठीक है, माइनस म्यू एम बाई एल इंटू जी, और जीरो रखोगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस एल रखेंगे, एल बाई वन प्लस म्यू रखेंगे, तो यहाँ पे आएगा कितना, माइनस एल स्क्वायर बाई वन प्लस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एल एल कैंसिल हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो वर्क डन जो आया यहाँ पे प्लस में दिख रहा हमें म्यू
एम इंटू जी इंटू एल बाई 1 प्लस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ही तो निकाला हमने ना, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कभी पॉजिटिव हो सकता है कि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। ये तो हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि वर्क डन तो भाई साहब निगेटिव ही होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन तो इधर ही लग रहा है, चाहे आप कोई भी मेथड लगा लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती की है, ठीक है। अब मैंने जानबूझ के गलती, आप पकड़ो क्या गलती की है, पकड़ सकते हो क्या। देखो यहाँ पे एक क्लैरिटी आएगी, मस्त वाली क्लैरिटी आएगी, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। जब गलत होता है आंसर तब पता अच्छा ये होता है क्या, ठीक है ना। हमने सोचा ही नहीं, हमें पता है लेकिन हमने सोचा नहीं उसके लिए, है ना। हमें पता होता है लेकिन हम लोग सोचे नहीं उसके लिए कि dx यार ऐसे क्यों ले। तो यहीं पे गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है, dx का बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाओ। dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरे बाबू, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब x2 माइनस x1 होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, f डॉट डी एस है ना, तो f का मैग्नीट्यूड लिखना है और ds का यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना है, और हमें पता है कि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। चलिए ये तो आपको पता चल गया। अब देखो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। जैसे चेन है, ठीक है ना, चेन है, मान लो यही अगर अभी इतना लेंथ है ना, अभी इतना लेंथ है, कुछ देर बाद चेन ऐसे दिख रहा होगा, है ना, मतलब यहाँ पे आ गया, तो दिस इज व्हाट x2, और ये क्या था जी, x1 था, ठीक है ना। अब x2 माइनस x1 करेंगे तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा। x2 माइनस x1 करेंगे नेगेटिव आएगा। मुझे पता है कि फाइनल जो पोजीशन है ना कम है, इनिशियल पोजीशन ज़्यादा है। फाइनल पोजीशन जब होगा तो x2 क्या होगा, कम होगा, x2 का वैल्यू कम होगा, और इनिशियली क्या है, ज़्यादा है। कम में से ज़्यादा को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब ये है कि dx अंदर ही अंदर क्या है, निगेटिव है। dx क्या है जी, निगेटिव है, और dx का मैग्नीट्यूड मुझे लिखना है। इसका मतलब dx का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब dx खुद ही अलग अंदर में निगेटिव है। जैसे मान लो dx का वैल्यू क्या है, -4 है, तो dx -4, इसका मतलब dx क्या है जी, मतलब निगेटिव है। कैसे मान लो dx निगेटिव है और मॉडुलस ऑफ dx लिखना है, तो क्या होगा बताइए, ये -dx होगा। क्यों, क्योंकि देखो dx क्या है, निगेटिव है, और जब निगेटिव रहता है तो उसका मॉडुलस कैसे लिखते हैं जी हम लोग, माइनस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखो सिंपल, -4 का मॉडुलस क्या लिखोगे, अंदर मॉडुलस के अंदर क्या है जी, नेगेटिव है ना, ठीक है ना। तो क्या करोगे, एक और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 लिखना पड़ेगा। क्या आएगा, +4 आएगा। मेरी बात समझ में आई क्या है, dx क्या है अंदर में, ये dx क्या है, निगेटिव है, और इसका मॉडुलस लेना है, मतलब इस dx में माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -4 क्या नेगेटिव है, तो इसका मॉडुलस लेने के लिए इसमें माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो ये dx क्या है, नेगेटिव है, तो इसको -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मॉडुलस हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहीं पे हमें dx में माइनस मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है ना। तो माइनस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब लिमिट रखोगे ना, यहाँ पे तो प्लस है, अब लिमिट रखोगे तो क्या आ गया, माइनस आ गया, तो ये हो गया वर्क डन। मेरी बात समझ आई क्या, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे dx था। एक्चुअली मैं ये सेकंड मेथड इसलिए लिया कि आपको dx के बारे में थोड़ा सा क्लैरिटी आए, और बहुत बार आएगा जहाँ पे आप फंस जाओगे, dx का वैल्यू आप गलत ले रहे होगे, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा dx इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल अगर नेगेटिव है तो हमें -dx लिखना पड़ेगा, dx नहीं लिखना है, ठीक है ना। आपको ये समझ में आया ना, ठीक है ना। कभी भी मॉड लिखना है किसी वैल्यू का, तो मॉड के अंदर अगर नेगेटिव है तो एक माइनस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, और मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो जो रहेगा वही लिख देंगे। अगर मॉडुलस ऑफ 4 रहता है तो 4 ही लिख देते हैं, मॉडुलस ऑफ -4 होगा तो और माइनस मल्टीप्लाई करो, तभी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव लिखना रहता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला पुराना मेथड था, लेकिन ये भारी पड़ गया है कि नहीं। और ये तो मैंने ऐसे बताया था कि छोटा सा एलिमेंट पे एक डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग टेक्निक लिया। आई बात समझ में ना, समझ में तो आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है ना कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि जो पुराना साथी है हमेशा ही काम आएगा, है ना। हो सकता है पुराना साथी कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। तो कभी कभी हमें नया मेथड भी थोड़ा सा दिमाग आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन ये बहुत ही शानदार था। आप इसको फिर से आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे कैसे मैंने ये अप्लाई किया 2 बार नहीं बोलूँगा, हालांकि मैं बहुत बोल दिया है ना। खैर चलिए आप लिख लीजिए इसको। तो
तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, इस चेन प्रॉब्लम को यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपके दिल को सुकून मिल रहा होगा, चेन मिल रहा होगा। चेन प्रॉब्लम आपका नहीं छूटने वाला है, रिवीजन करते रहिए बार बार, लगातार, बारंबार, ठीक है ना। उस सारे प्रॉब्लम्स करते रहिएगा, कॉपी अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, फॉर्मूला लिखते रहिए, बाकी सब कुछ होगा, सही होगा, अच्छा होगा। बस ईमानदारी से मेहनत आपको करते रहना, बाकी तो मैं हूँ आपको हेल्प करने के लिए, कहीं भी परेशानी होगी तो। ओके, सो इस लेक्चर से अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, यहाँ पे हमसे मुलाकात करिए, हम आपसे मुलाकात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है आपके लिए। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।